कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा विषय ले लेते हैं। जुलाई महीना जो है तुला राशि जो है उसके लिए कैसा रहेगा। प्रारंभ करने से पहले मेरी 3 छोटी प्रार्थना रहेंगी, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को भ्रम बना हुआ है जो मासिक राशिफल जो आता है उसके संदर्भ में। पहली प्रार्थना यह रहेगी कि इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। स्कैनिंग की फील्ड में बिल्कुल भी नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं होती है, क्योंकि नाम से कोई भी राशि जो है वह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी आपका नाम जो भी है, आपने उसका जो पहला जो वर्ण है उससे संबंध बना लिया है कि मेरी तो अमुक राशि हुई, क्योंकि उस राशि के वर्ण जो हैं उन वर्णों से मैंने अपना नाम रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी ठीक दिशा की तरफ आप नहीं जा रहे हो। बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अब जो चंद्र राशि है वह क्या होती है? चंद्र राशि केवल और केवल तुला वह कहलाएगी जो आपकी लगन कुंडली है। उस लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, अगर वहाँ केवल और केवल 7 नंबर लिखा हुआ है तो ही आपकी तुला राशि जो है होगी। आपके पर जो भी चंद्र राशि के पर जो भी गोचरीय प्रभाव पड़ेगा वह तुला राशि के ऊपर पड़ेगा, ना कि जो भी आपने नाम रखा हुआ है। मान लीजिए को वर्ण आपने रखा हुआ है, यो से रखा हुआ है, तो यो से जो भी राशि बनेगी आप उसको मान के बैठे हुए हो और आपको ज्ञान ही नहीं है इस बात का। और यह अंदाज़ा लगाए जा रहे हो कि ये सारी जो है जो बातें हैं वो एक प्रकार से ठीक नहीं हैं, कुछ लागू नहीं होती हैं। कोई भी विद्वान है ज्योतिष का, वह आता है और बोल के चला जाता है। हालांकि हमारी जो फील्ड है वह ज्योतिष से रिलेटेड नहीं है, स्कैनिंग है, ये तो प्योर मेटाफिज़िक्स है। लेकिन फिर भी मूल क्या रहता है कि लगन तो वही रहता है। उसको देखने का जो ढंग है हमारे पास स्कैनिंग विद्या से हम देखते हैं, और जो विद्वान जो अन्य विद्वान है वह ज्योतिष विद्या के माध्यम से उसको देखते हैं। लेकिन लगन जो है वो मूल बना रहता है, कुछ नियम बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। अब दूसरी प्रार्थना मैं करूँगा कि जब आपको यह क्लियर हो गया कि हाँ मेरी तो चंद्र राशि तुला ही है, मैंने अपनी लगन कुंडली की जांच करी है, वहाँ चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। अब तो इस बात को समझिएगा कि जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर तुला राशि चंद्र राशि के जितने भी जातक हैं, जो भी फल बताया जा रहा है वह उन सभी में समान रूप से भाग कर दिया जाएगा। यानी बताया गया प्रभाव इसके पश्चात कि आपको क्लियर है कि हाँ मेरी चंद्र राशि तुला है, तो भी आप देख लीजिएगा कि संख्या में कितना फल बटेगा गोचरीय प्रभाव के हिसाब से और आपके हिस्से में कितना आएगा। अब तीसरी प्रार्थना समझिए, इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक नगर है, वहाँ पर सारे के सारे आपने निकाल लिए कि हाँ उस नगर में सारे जो व्यक्ति हैं वह तुला राशि वाले चंद्र राशि के जातक हैं, और एक प्रकार से गोचरीय व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश होगी। निश्चित समय बता दिया गया है। उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उसमें बहुत सारे व्यक्ति सो भी रहे होंगे, कुछ उस शहर में होंगे ही नहीं। कुछ बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, गोदी के बच्चे हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं। यहाँ चंद्र राशि की बात करी गई है, ना कि आयु कितनी होगी। कुछ बाहर ही नहीं निकले, कुछ को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। उसमें से उस पूरे शहर में से केवल 100 व्यक्ति ही बाहर निकले जिनको बारिश की बूंदें जो हैं वह समान रूप से जो प्राप्त होनी चाहिए थी वह हुई। यानी बादल उनके सिर पे नहीं आया, जो भी बाहर निकला और उनके सर पे अकेले वर्षा करके नहीं गया, वह तो नगर पे हुई थी। आपने क्या प्रयत्न करा, यह जो गोचरीय प्रभाव है उसको देखते हुए, और आपकी स्वयं की स्थिति यानी आपकी लगन कुंडली की स्थिति क्या थी। ये बहुत अच्छे से उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप भ्रम में नहीं बने रहें। इन सब के बावजूद भी अगर बिल्कुल सीधे आ जाते हो तो अंतिम प्रार्थना यही रहेगी कि यह एक चंद्र राशि की गणना है। चंद्रमा अर्थात मानसिक अवस्था, यानी कि अगर गोचरीय व्यवस्था बताई गई है कि ऐसे ऐसे चीज़ होने वाली है, तो ऐसे ऐसी जो चीज़ होने वाली है उससे संबंधित विचार आपके मन में उठेंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में स्थिति बनी हो रही और आपका प्रारब्ध भी उस समय ठीक चल रहा होगा,
तो ही वह जो बताई गई बात है गोचरी गणना की, मासिक गणना की, तो ही आपके जीवन में फलित हो पाएगी। ध्यान रखिएगा, सत्यता यही है। और बहुत ज़्यादा मैंने इसमें देखा है लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, तो मेरी हर वीडियो में यही प्रार्थना रहती है। और जो आप स्कैनिंग की वीडियो देखते हो जिसमें हम कुंडली की स्कैनिंग लेते हैं, समझाते हैं हम स्कैनिंग कैसे करते हैं, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा लगन स्पष्ट करता हूँ और चंद्र राशि स्पष्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को भ्रम ना हो और एक प्रकार से अभ्यास होना शुरू हो जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना थी ये। अब तुला राशि को समझिएगा, जुलाई महीना जो है इसका मूल समझिएगा कि मूल गणना क्या है। मूल गणना यही है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव के संग धन आएगा, और जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता ही बढ़ता है। मान लीजिए आप एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे हो, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी आप किराए के मकान में रहते हो और अब स्वयं का आपने घर ले लिया है, उसमें जा रहे हो, तो शिफ्टिंग जब तक रहेगी तो थोड़ी सी परेशानी बनी ही रहेगी। समझिएगा इस बात को। तो यहाँ प्रार्थना करी गई है कि मूल क्या प्रभाव रहेगा स्कैनिंग की गणना में, कार्य क्षेत्र में बदलाव के संग धन आएगा, यानी बदलाव होगा। पुराना जो ट्रेडिशनल जो वे है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा और धन का जो प्रवाह है वह बढ़ेगा, केवल गोचरी गणना पे। इसमें अगर मूल बहुत अच्छे समझना है तो जो आपकी जो निजी कुंडली है उसको जब तक स्कैनिंग के पैनल पर नहीं डाला जाएगा तब तक समझा नहीं जाएगा। वही स्थिति कि कोई व्यक्ति बाहर ही नहीं निकला और उसने क्लेम कर दिया कि बारिश हुई थी, मेरे ऊपर नहीं हुई क्योंकि मैं तो सो रहा था। ये भ्रम है, ये इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक करने का प्रयास करिएगा। अब सबसे पहले इसमें जो है आप आ जाइए शनि के ऊपर आ जाइए, जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। वी यहाँ लिखा हुआ है तो ये वक्री बने हुए हैं 29 तारीख से 29 जून से और 15 नवंबर तक, 139 दिनों तक लगभग। स्कैनिंग के अनुभव में देखा गया है कि शनि जब भी वक्री होते हैं, हर वर्ष वक्री होते हैं, तो उनके पास एक प्रबल दृष्टि आ जाती है द्वादश, यानी जो अपने से पीछे वाला जो भाव है उसको देखते हैं और सॉफ्ट दृष्टि से देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि यहाँ पर जो आपका सुख स्थान है वह खुद शनि का घर है, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन मूल क्या है, कार्य क्षेत्र में बदलाव के संग धन आएगा। बदलाव होगा ही होगा, यानी कि ये धारणा मन में बनेगी। आप उसको कितना आप पकड़ पाते हो, सिग्नल है ये आकाश में जो है सिग्नल है, उसको पकड़ पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, और आपकी मूल कंडीशन क्या है ये तो केवल आपकी निजी कुंडली पर आधारित रहेगा। और जब शनि वक्री हो जाएंगे तो यह समझिएगा कि राहु जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं, अगर ये टेढ़े चलते आ रहे थे, परेशान करते आ रहे थे, यानी कि जो आपकी जो पेमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि कमाई तो उतनी जो है घटती जा रही है, लेकिन खर्चा एकदम से ऐसा आ जाता है कि मेरा जो जोड़ा हुआ जो धन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जोड़ के रखता ही है, वह घटता जा रहा है। तो यहाँ पर 139 दिन के लिए बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे राहुदेव। ये स्कैनिंग की गणना है, इसको आप केवल स्कैनिंग में ही समझिएगा, इसका ज्योतिषीय कोई भी रिलेशन नहीं है। बड़ा क्लियर करके मैं आपको चल रहा हूँ। उसके पश्चात आप आ जाइए मंगल पे, जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, स्वराशि होकर बैठे हुए हैं। जब तक ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक थोड़ी सी परेशानी आपको बनी ही रहेगी, लेकिन केवल ये परेशानी केवल 12 जुलाई तक बनी रहेगी, क्योंकि 12 जुलाई के बाद मंगल यहाँ से मूव कर जाएंगे और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ वृष राशि में जाकर बैठ जाएंगे। अब होगा क्या, होगा यह कि सीधा प्रभाव आपका अपने जीवन साथी से जैसा रिलेशन चल रहा है उसमें मधुरता आएगी, और सीधा प्रभाव आपके सोशल नेटवर्क पर पड़ेगा। और जो मासिक आय जो कमा के लेके आते हो, जिससे आपका रोजी रोटी आप कह लीजिए कि इसी से हमारा घर चलता है, उस पर बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। क्यों होंगे बदलाव? क्योंकि यहाँ पर जो मंगल बैठे हुए अकेले बैठे हुए, इनको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। 12 तारीख के बाद से पूर्ण महीने के लिए इनको गाइडेंस मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की। या ऐसे समझिए कि घर में कोई बुजुर्ग है, उसका वह हिल नहीं सकता है, लेकिन कोई उसके पास आकर बैठ जाए और वो जैसा निर्देश कर रहा है, अगर कोई बच्चा कोई युवक उसके हिसाब से चले तो वह कामयाब जरूर हो जाएगा। तो दोनों का एक साथ बैठना आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि केवल 12 जुलाई तक ये है यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसके पश्चात ये अष्टम भाव में चले जाएंगे।
अब आ जाइए बड़ी सुंदर स्थिति पे, क्योंकि ये तुला राशि है तो 3 नंबर राशि में नवम भाव पर ये त्रिकोण भाव है, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। अब मूल प्रभाव समझिए कि जैसे शनि वक्री हो जाएंगे तो प्रार्थना करी गई कि राहु देव जो है टेढ़ा नहीं कर पाएंगे कुछ भी, लेकिन सूर्य और शुक्र जब तक बैठे रहेंगे तो यह प्रयास बना रहेगा कि राहु देव कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लें और कुछ अड़चने डालने का प्रयास करें। ये थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वक्री हो गए हैं, बड़ी मजबूती से वक्री हुए हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ से वक्री हुए हैं तो सीधा प्रभाव सुख स्थान पर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन 7 जुलाई से शुक्र जो है आगे मूव कर जाएंगे और जो है कर्क राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर बुध पहले से ही बैठे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर सूर्यदेव अकेले हो जाएंगे। जैसे ही सूर्यदेव अकेले हो जाएंगे तो सीधा प्रभाव, यानी जो सनलाइट है उसका जो प्रकाश है वह आपके तीसरे भाव पे पड़ेगा, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत लंबे समय से जो प्रयास करते आ रहे थे उसको तुरंत जो है एक दिशा मिल जाएगी और क्लू एक प्रकार से मिल जाएगा, जो भी आपकी स्ट्रगल है उसमें, और उससे बाहर आना आप शुरू हो जाओगे। तो मूल आप ये कह सकते हो कि जैसे पहले प्रार्थना करी गई थी 12 जुलाई, तो उसमें 7 जुलाई से ही, यानी जो पहला वीक जो है यह आप इसको समझिएगा यह थोड़ा सा विषम बना रहेगा। उसके पश्चात धीरे धीरे जो है शनि जो है आपको सफलता जो है उसका मार्ग दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अब जो सूर्य के लिए जो बैठे हुए हैं, जैसी 16 जुलाई आ जाएगी, 16 जुलाई से सूर्य भी यहाँ से मूव कर जाएंगे और दशम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, और पूर्ण महीना यहाँ पर बने रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ दोबारा बैठ जाएंगे तो क्या दोबारा राहु पे फर्क डालने का प्रयास करेंगे? देखिए, प्रयास तो करेंगे क्योंकि मूल जो ग्रह की प्रकृति है वह तत्व आधारित है, वह नहीं बदल सकती। लेकिन यहाँ पर बुध पहले से बैठे हुए हैं। अब बुध की मूल प्रकृति समझिए, बुध एक ऐसे ग्रह हैं, कितने भी विषम ग्रह बैठे हों आपस में बिल्कुल नहीं बनती हो, ग्रहों की लड़ाई हो, यानी तत्व आधार पर लड़ाई हो। 2 ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, 2 ऊर्जाओं की प्रकृति अलग है, जैसे कि अंधकार और प्रकाश, इस प्रकार से समझिएगा। तो उसमें बुध जो है बीच में एक रबड़ का काम करते हैं, यानी जो उनकी जो लड़ाई की जो ऊर्जा है उससे जो जातक प्रभावित हो रहा है वह बुध उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे। यानी कि जातक को यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो डिसीजन लेने पड़ते हैं उनसे बचना चाहिए, और कुछ देर मौन भी रहना चाहिए और सीधा जवाब देने से बचना चाहिए। तो इससे मूल मैंने आपको समझा दिया कि बुध बहुत अच्छे बने रहते हैं, ये आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छे बने रहेंगे अगर ये आप मीठे व्यवहार वाली आदत बना लो। यानी जितना ज़्यादा पी सकता है हर प्रकार की विषम ऊर्जा को, वह उसका बुध जो है उसका आशीर्वाद उसके सर पे हमेशा बना रहता है। अब जो बुध यहाँ पर जो कर्क राशि में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, यह एक प्रबंध यह भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी आगे जाना है कि जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा ये सूर्य शुक्र दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे तो एक परमानेंट प्रबंध करके जाएंगे, एक लॉक लगा के जाएंगे, जिससे कि दोबारा इनके बीच में तत्व आधार पे जो लड़ाई होती है उससे जो राहु देव जो बैठे हुए ना नहीं बिगड़ पाएँ, और व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की जो स्वास्थ्य की खराबी होती है और मानसिक शत्रुता जो बनी रहती है, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारे कार्यों को रोकने का प्रयास करता है, ठीक जवाब नहीं देता है, सत्यता के मार्ग पे नहीं चलता है, तो वह भी उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए कि बुध देव को अगर आप ठीक करते हो तो बहुत कुछ कुंडली में बदलना शुरू हो जाता है। अब जैसी 19 जुलाई आ जाएगी तो 19 जुलाई से बुध भी जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस बात को समझिएगा, बुध जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करके जाएंगे तो यहाँ पर बुध जो है वह अकेले बैठे हुए हैं, और इसके ठीक आगे वाले भाव में द्वादश भाव पर इन्हीं की राशि में केतुदेव बैठे हुए हैं। 6 नंबर में केतुदेव बैठे हैं, और केतुदेव के पास ताकत होती है पीछे मुड़ के देखने की। समझिएगा, अब यहाँ पर जातक किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। जातक ऐसे प्रभावित हो सकता है कि जातक को ये भ्रम बना रह सकता है कि यहाँ पर मुझे जहाँ बुद्धि के क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था, मैंने वहाँ पर हृदय की भावना को चुना, और जहाँ पर हृदय की भावना को मैंने चुनना था वहाँ पर मैंने मस्तिष्क लगा लिया। तो अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का बिल्कुल ठीक मार्ग है
यहाँ पर जो ऊर्जा है अगर आपको परेशान करेगी तो परेशान ऐसे ही करेगी कि केवल 72 घंटे तक आपके ऊपर प्रभाव बना के रखेगी। अगर बहुत ज़्यादा आप मानसिक दबाव में नहीं आते हो किसी भी परेशानी के, तो चौथा दिन जब से आ जाएगा, 72 घंटे जैसे ही बीत जाएंगे तो मार्ग आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यह स्थिति आपकी 19 जुलाई के बाद से बननी शुरू होगी, ध्यान रखिएगा। और जैसे पहले प्रार्थना करी गई, ये सारी गणनाएं मानसिक आधार पर करी जाती हैं, यानी स्थितियां आपके मन के आधार पर बनती है, ना कि रियल लाइफ में। जब आप उसको समझते हुए अपनी लगन कुंडली में जैसी ग्रह दशा है, जैसा गोचर और जैसा आपके कर्म रहे और जैसा आप प्रारब्ध लेके आए वो रिएक्शन करते हो, तब कोई फल सामने आ पाता है, ध्यान रखिएगा। अब मूल प्रार्थना क्या रहेगी? मूल प्रार्थना यही रहेगी, नवम भाव में शुक्र पहले से बैठे हुए हैं, ये आगे मूव करेंगे, फिर दशम स्थान पर जाएंगे। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उस पे जब भी आप जाते हो तो आपके घर में जो भी स्त्री पक्ष है, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपकी पुत्री हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, छोटी या बड़ी, और धर्मपत्नी हो सकती है, इनके हाथों से इनको प्रसन्न रखते हुए ध्यान रखिएगा। प्रार्थना रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा आपका ये महीना और आजीवन आशीर्वाद बना रहेगा। इनके हाथों से प्रार्थना करिए कि कल सुबह मैं जाऊंगा तो आपसे बात करके ही जाया करूंगा, आज से ये नियम बना लीजिए। और दही और हल्दी का तिलक जो है आप मेरे माथे पे टीका करा करो, उसी से मेरे सारे रुके हुए काम जो हैं वह पूर्ण होंगे। ये छोटी सी प्रेम भरी बात आप कह दीजिएगा जो भी आपके घर का स्त्री पक्ष हो, ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसी स्थिति है कि आप घर से बहुत दूर रहते हो, कोई भी आपके परिवार के स्त्री पक्ष आपके साथ नहीं है, तो स्वयं से टीका लगा लेना, यह धारणा करते हुए कि जो भी आपके घर का स्त्री पक्ष है, आपने मन ही मन उनको प्रणाम करा है, धन्यवाद दिया है और उनके भाग्य से आपका भाग्य बन रहा है, रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई भी राशिफल देख लो तो मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका रिएक्शन कंट्रोल में होना चाहिए, कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं सकती है। जो अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है वो ही ज़्यादा पीड़ित बना रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये हो गई हमारा विषय तुला राशि जुलाई महीने में। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं